दोस्तों, बीआरपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 12th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और उसी की कड़ी में अपने बायोलॉजी का जो एग्जाम है वो 28 मार्च को होने वाला है। और बायोलॉजी के पेपर में ब्लूप्रिंट के अनुसार 10 रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। 10 आधे नंबर का एक प्रश्न होगा और टोटल 10 प्रश्न होंगे जो 5 नंबर के होंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम लेके आए हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की। तो एक वीडियो हमारा हो चुका है जिसमें 20 से 25 प्रश्न हमने किए थे और आज अपनी सेकंड क्लास है जिसमें 30 से 40 प्रश्न हल करेंगे। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो महत्वपूर्ण प्रश्न, अपना जो पहला प्रश्न है वो है आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिक्त स्थान ने किया। आनुवांशिकी या जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जो जेनेटिक शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था डब्ल्यू बैटसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? डब्ल्यू बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग डब्ल्यू बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए आधुनिक आनुवांशिकी का जनक डब्ल्यू बैटसन को कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, डब्ल्यू बैटसन। अगला प्रश्न है कि लक्षणों को वंशागत करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने वाली इकाई को हम किस नाम से जानते हैं? तो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली इकाई को हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीन कहते हैं। और जीन को मेंडल ने कारक नाम से संबोधित किया है। आगे के प्रश्न में है कि आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत रिक्त स्थान किसने दिया? यानी आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आनुवांशिकता का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, जिसका नाम था सटन व बावेरी। सटन व बावेरी नामक वैज्ञानिक ने 1902 में प्रतिपादित किया था क्या? आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अगला प्रश्न है बेटा अपना कि जीनोटाइप शब्द का प्रयोग किसने किया? जीनोटाइप शब्द रिक्त स्थान ने दिया। जीनोटाइप शब्द किसने दिया या इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ज से जीनोटाइप है और वैज्ञानिक का नाम भी ये स्टार्ट होता है, क्या है? जॉनसन ने किया था। जीनोटाइप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसन ने किया था। अगला प्रश्न है डीएनए के क्षारक युग्मों के बढ़ने से रिक्त स्थान उत्परिवर्तन होता है। डीएनए के जो क्षारक युग्म है उनके घटने या बढ़ने से जो उत्परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं बेटा? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के नाम से उसे संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम रिक्त स्थान गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। यानी किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण से डाउन सिंड्रोम होता है? तो कौन सा नंबर का गुणसूत्र है जिसकी त्रिसूत्रता के कारण से है वो डाउन सिंड्रोम होता है? तो वो गुणसूत्र है 21वां। कौन सा बेटा? 21वां गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम रोग होता है। लगे रहिए दोस्तों, बोर्ड की तैयारी करते रहिए। और अपना अगला प्रश्न है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली रिक्त स्थान में पाई जाती है। अगुणित व द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली किन प्राणियों में पाई जाती है? तो अगुणित व द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली है वो पाई जाती है मधुमक्खी में। किसमें पाई जाती है बेटा? मधुमक्खी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मधुमक्खी में पाई जाती है अगुणित व द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली। प्रश्न नंबर 8 है अपना आज का कि लक्षण जो सामान्यतः 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा लक्षण जो 3 या 3 से अधिक जीनों द्वारा कंट्रोल होता है उसे क्या कहते हैं? बहुजीनी लक्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुजीनी लक्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? बहुजीनी लक्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, स्त्रियां या मादा हमेशा हीमोफीलिया रोग रिक्त स्थान होती है। यानी जो स्त्रियां होती है, यानी जितनी भी मादाएं होती है, महिलाएं होती है, वो हीमोफीलिया रोग की क्या होती है? वाहक होती है। क्या होती है? वो हीमोफीलिया रोग की वाहक होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलाने का काम ये करती है। 10वां प्रश्न है रिक्त स्थान आरंभन कोडॉन का कार्य करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जेनेटिक कोड होते हैं वो 64 होते हैं, जिसमें से 3 कोड होते हैं जिन्हें नॉनसेंस कोडॉन या समापन कोडॉन के नाम से भी जानते हैं,
और आरंभन कोडॉन का कार्य करने वाला जो है उस कोडॉन का नाम है AUG। AUG ये क्या है? आरंभन या प्रारंभक कोडॉन है। अगला प्रश्न है, ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने वाला एंजाइम रिक्त स्थान होता है। ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का कार्य जो एंजाइम करता है उसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 12, डीएनए की संरचना में नाइट्रोजन 4 रिक्त स्थान बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़ता है। तो डीएनए की जो संरचना होती है उसमें नाइट्रोजन 4 और पेंटोज शर्करा आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो उस बंध का नाम क्या बेटा? ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा आपस में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना 13 नंबर, मेघालय के रिक्त स्थान बहुत सी दुर्लभ पादप जातियों की शरण स्थली है। मेघालय के वो कौन से स्थान है जहां पर बहुत सी पादपों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है? तो वो स्थान है पवित्र उपवन। पवित्र उपवन। पवित्र उपवन। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता रिक्त स्थान की फसल में होती है। भारत में वो कौन सी फसल है जिसमें सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है? तो भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता वाली जो फसल है उसका नाम है चावल। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ बेटा कि गोल्डन राइस खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना है आपको। गोल्डन राइस खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। अगला प्रश्न है अपना, क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन रिक्त स्थान को नियंत्रित करती है। जो क्राई प्रोटीन फर्स्ट एसी है ये किसको नियंत्रित करने का कार्य करती है? तो ये मक्का छेदक को नियंत्रित करने का कार्य करती है। मक्का छेदक को नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है? क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन है वो करती है। प्रश्न नंबर अगला, पुनर्योगित डीएनए तकनीक द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौन सा है? पुनर्योगित डीएनए तकनीक द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौन सा है? तो वो बेटा कौन सा है? इंसुलिन है। कौन सा है? इंसुलिन। बेटा इस इंसुलिन का जो उत्पादित है इसका दूसरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। उत्पादों की ज्यादा मात्रा उत्पादन करनी है अपने को तो किसकी आवश्यकता होती है? तो अपने को बायो रिएक्टर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 18 अपना, रिक्त स्थान कवक कोशिकाओं को तोड़ने का कार्य करता है। कवक कोशिकाओं को तोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है जो कवक कोशिकाओं को तोड़ता है? तो वो एंजाइम है काइटिनेज। काइटिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है बेटा? काइटिनेज। आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक रिक्त स्थान कवक से प्राप्त होती है। यानी पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक है ये किससे प्राप्त होती है? जो प्रतिजैविक है वो किससे प्राप्त होती है? किस कवक से प्राप्त होती है? तो उस कवक का नाम है पेनिसिलियम। क्या नाम बेटा? पेनिसिलियम नोटेटम। और आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की थी, कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 20, रिक्त स्थान को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसका उत्तर आप दीजिए फटाफट। प्रश्न नंबर 21, रिक्त स्थान को सरीसृपों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गोल्डन पीरियड किसे कहते हैं? सरीसृपों का या रेप्टाइल्स का? बताइए फटाफट, आप उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में कि सरीसृपों का स्वर्णिम काल किसे कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिसोजोइक महाकल्प। मिसोजोइक
महाकल्प को, मेसोजोइक महाकल्प को सरीसृपों का स्वर्णिम काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, रूपांतरण की खोज रिक्त स्थान ने की थी। रूपांतरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रूपांतरण की खोज जो की थी वो की थी ग्रिफिथ ने। किसने की थी बेटा? ग्रिफिथ ने की थी। अब आपके लिए प्रश्न है कि ग्रिफिथ ने रूपांतरण की खोज किसमें की थी, किसमें की थी और इसने किस पर प्रयोग किया था, वो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 23, F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बेटा इन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें बेटा प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो बताइए कि जो F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उन लक्षणों को क्या कहते हैं? उसका उत्तर फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।